Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse IES. I hope everyone is doing well. So today is 27 July 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IES. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. सो आज के जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पहले उन्हें हम देख लेते हैं एक बार. तो पहला हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन गवर्नर्स सबवर्टिंग फेडरलिज्म. तो यहाँ पर जो गवर्नर्स है किस तरीके से आपके गवर्नर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वो फेडरलिज्म को किस तरीके से सबवर्ट कर रहे हैं इसके बारे में हम देखेंगे. सेकेंड आर्टिकल है हमारा आसाम्स मोइडम्स अहोम डायनेस्टी. तो यहाँ पर जो होम डायनेस्टी के आसाम का जो मोइडम्स थे उनको यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यहाँ पे लिस्टिंग मिली है. इसके बारे में ये हमारा फैक्ट जीएस पेपर 1 से निकल कर आता है. उसके बाद ये हमारा एडिटोरियल का आर्टिकल है अ न्यू पुश इन बे ऑफ बंगाल. एंड लास्ट में हम देखेंगे आसियान के बारे में. ओके तो अभी आप सभी को पता होगा कि आसियान की और बिम्स्टेक की जो है यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर मतलब कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वेरियस फॉरेन मिनिस्टर्स इन कंट्रीज के उनकी यहाँ पर मीटिंग चल रही है. तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे. ओके सो पहला आर्टिकल है हमारा यहाँ पर आप देखिए सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन इफ गवर्नर्स आर सबवर्टिंग फेडरलिज्म. ओके यहाँ पर केरल गवर्नमेंट की बात करते हैं, तमिलनाडु गवर्नमेंट की बात करते हैं. तमिलनाडु केरल वेरियस पिटीशंस गई हैं कहाँ सुप्रीम कोर्ट में किसके रिगार्डिंग गवर्नर के रिगार्डिंग में. देखिए कोई भी जब बिल होता है चाहे हम पार्लियामेंट की बात करते हैं या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी जब कोई बिल आता है यहाँ पर जब तक उस और वो असेंबली से क्या हो जाता है आपका पास हो जाता है ना. बिल क्या हुआ असेंबली से आप पास हो गया. अब वो बिल किसके पास जाता है आपका गवर्नर के पास जाता है. तो गवर्नर के पास यहाँ पर कुछ पावर है जिसके तहत वो क्या कर सकते हैं बिल को यहाँ पर या तो वो अपना एसेंट दें या फिर अपना जो एसेंट है उसको विदहोल्ड करके रख दें या फिर बिल को रिटर्न कर दें या फिर बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए यहाँ पर रख लें. ठीक है तो आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर के पास से कुछ आपकी बिल के रिगार्डिंग पावर है. लेकिन हमें क्या देखने को मिल रहा है और जब तक गवर्नर यहाँ पर एसेंट नहीं देते हैं अपना तब तक वो जो बिल होता है आपका एक्ट नहीं बनता है. या आप लोगों को यहाँ पर पता होगा जब तक गवर्नर की यहाँ पर एसेंट नहीं मिल जाती है तब तक कोई भी बिल जो होता है आपका यहाँ पर एक्ट नहीं बनता है. आई होप आपको इतना यहाँ पर क्लियर होगा. अब ये जो वेरियस स्टेट्स गवर्नमेंट्स हैं उनका ये कहना है कि गवर्नर क्या कर रहे हैं यहाँ पर बिल पर एक तरीके से उनका इनडेफिनेटली सिटिंग यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्रूशियस बिल हैं जो हमारी असेंबली से पास हो चुके हैं अब वो किसके पास गए हैं यहाँ पर गवर्नर के पास गए हैं फॉर द एसेंट. लेकिन गवर्नर उसमें अपना एसेंट दे ही नहीं रहे हैं. तो इसके चलते यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है सुप्रीम कोर्ट का ये कि द मैकेनिज्म ऑफ द गवर्नर सॉ द सेंटर टेक डिसीजन ऑन इश्यूज एक्सक्लूसिवली कमिंग विद इन द एम्बिट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव डोमेन. आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा. तो अब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज पर एग्री किया है और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द गवर्नर को क्या करना चाहिए यहाँ पर बिल पर अपना एसेंट देना होगा एज सून एज पॉसिबल. तो यहाँ पर ये एक वर्ड दिया गया है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज सून एज पॉसिबल एंड गिवन रीजन फॉर हिज ऑब्जेक्शन. तो यहाँ पर क्यों यहाँ पर ऑब्जेक्शन उठाए जा रहे हैं सारी चीजें और एज सून एज जो पॉसिबल है बिल को यहाँ पर वापस उसमें एसेंट यहाँ पर दिया जाए. आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा हो. तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या फिर से हम देखिए गवर्नर का टॉपिक आपका आता ही रहता है तो ये गवर्नर आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके सो यहाँ पर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा कि व्हेन गवर्नर कैन रेफर बिल टू द प्रेसिडेंट द नेक्स्ट हियरिंग ऑफ द केस हैज बीन पोस्टेड ऑन August 20. तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट जो हियरिंग है 20 अगस्त को पोस्ट कर दी गई है. लेकिन अभी ये फर्दर देखते हैं हमारे लिए क्या निकल कर आता है. तो आर्टिकल 200 क्या है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर्स ऑफ द गवर्नर विथ रिगार्ड टू एसेंट गिवन टू बिल पास बाय द state legislature and the other powers of the governor such as reversing the bill to the president consideration. तो आर्टिकल 200 बिल के रिगार्डिंग यहाँ पर गवर्नर को कुछ पावर प्रोवाइड करता है. लाइक वो अपना एसेंट दे सकते हैं कि हाँ हमने यहाँ पर जो बिल आया था उसमें अपनी एसेंट अपनी सहमति दे दी या तो अपना एसेंट को विदहोल्ड करके रखें. तो यही यहाँ पर प्रोविजन आ रहा है कि कितने टाइम पीरियड के लिए जो गवर्नर है अपने एसेंट को यहाँ पे विदहोल्ड करके रख सकते हैं. यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो टाइम है वो नहीं दिया हुआ है. इसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है.
फिर रिटर्न द बिल, गवर्नर को ऐसा लगता है कि बिल में कुछ मतलब प्रॉब्लम है, उनको सही नहीं लग रहा, तो वो बिल को रिटर्न भी कर सकते हैं, या फिर वो बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए यहाँ पर भेज सकते हैं. ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. सो द नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज रॉयल ब्रुअल माउंट्स ऑफ द अहोम डायनेस्टी फ्रॉम असम मेक इट टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट. अभी देखिए इसमें बातचीत चल रही थी कि ये जो अहोम डायनेस्टी का ये आप देख सकते हैं जो ब्यूरल माउंट्स है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आपका डाला जाए, और इसको फाइनली यहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में क्या मिल चुकी है, यहाँ पे पोजीशन मिल चुकी है. सो ये क्या है आपका चराई दियो मोदान 700 ईयर ओल्ड. ये कितने साल पुराना है, ये 700 साल पुराना है आपका. ठीक है, इसमें क्या था, जब अहोम डायनेस्टी थे, अहोम डायनेस्टी में किसी की भी जो ये इसको बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस एंगल की तरह भी देखा जाता है, तो जो अहोम डायनेस्टी की जब लोगों यहाँ पर उन लोगों की मतलब की डेथ होती थी, तो इस तरीके से ये क्या बनाया जाता था, उनको जो क्रिमिनेट किया जाता था, इस तरीके से किया जाता था. तो कुछ लोगों का ऊपर किया जाता था, कुछ लोगों के नीचे. उससे क्या पता चलता था, उनकी सोसाइटी में, उस डायनेस्टी में उनकी पोजीशन के बारे में यहाँ पर पता चलता था. सो इसको सिमिलर टू पिरामिड ऑफ इजिप्ट, द मोइडन्स आर earthen buried mounds of the member of the Ahom royalty whose 600 years rule was ended by the British takeover of the region. तो यहाँ पे 600 साल पहले इनका जो रूल था, उसको ब्रिटिश टेक ओवर के कारण इसको क्या किया गया आपका, इसको टेक ओवर कर लिया गया था, इस डायनेस्टी को. लेकिन ये भी क्या है, एक तरीके से जैसे आपने इजिप्ट का पिरामिड देखा होगा, इस तरीके से ये भी इसी तरीके से होता था. तो जो वहां के मतलब अहोम डायनेस्टी के रॉयल जो लोग रहते थे, उनकी कभी डेथ होती थी, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे कि सबसे हाईएस्ट पर है तो मतलब वो सबसे बड़ा होगा, उसकी लाइक किंग वगैरह है, उनकी फैमिली से होंगे. तो इस तरीके से ये पूरा पिरामिड की तरह आपका बनता हुआ नजर आता. ठीक है, तो हम बात करते हैं किसकी, A 7-year-old mound burial system of Ahom dynasty, a mounds from Assam will be considered for the. यहाँ पर पहले जो हमारा वर्ल्ड हेरिटेज जो लिस्ट थी, इसका 46 जो सेशन हुआ था वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, न्यू दिल्ली में 46 सेशन हुआ था, उसमें पहले ये कहा गया कि इसको यहाँ पर लिस्टिंग की जाएगी. ठीक है, लिस्टिंग हुई, और अब आपको यहाँ पर क्या बता दिया जाए कि ये 43rd प्रॉपर्टी है इंडिया की, जिसको यहाँ पर प्रेस्टिजियस यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में प्रेस्टिजियस इंडेक्स में इंक्लूड किया गया है. ये आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद ये क्या है, इनको मैदान भी कहते हैं, मैदान है ना. इसको द आर माउंड ब्यूरल सिस्टम ऑफ द अहोम डायनेस्टी 13 से 19 सेंचुरी तक आपका अहोम डायनेस्टी था. ओके, इससे रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आपका यूपीएससी में पूछा जा चुका है. अब आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है. ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है. सो दीज साइट्स हैव बीन डिजाइन्ड एंड हैविंग आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू. ये कुछ इस तरीके की आपकी साइट्स हैं जिसकी कुछ यूनिवर्सल वैल्यू है ना. सो अंडर द कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चर, हमारे वर्ल्ड कल्चर को प्रोटेक्ट करना, ये सारी चीजों के चलते यहाँ पर क्या होता है, वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज 1972 के अंदर इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है. इस साइट्स को 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है. एक होती है आपकी कल्चरल साइट्स, दूसरी होती है नेचुरल साइट्स, और तीसरी होती है मिक्स्ड हेरिटेज साइट्स. ये 3 टाइप की होती है. आपने देखा होगा ना, बहुत सारे जो आपके नेशनल पार्क्स वगैरह भी हैं, उनको भी यूनेस्को हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया जाता है. तो ये जो है, इन साइट्स को 3 कैटेगरीज में आपका डिवाइड किया जाता है. एक है आपका कल्चरल हेरिटेज साइट, दूसरा नेचुरल हेरिटेज साइट. तो कल्चरल में क्या होता है, जैसे कि कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, टाउन है, साइट्स है, जैसे कि अभी इसकी बात करते हैं अहोम डायनेस्टी के इस मैदान की. तो ये क्या है, हिस्टोरिकल साइट है ना, जिसका आर्कियोलॉजिकल साइट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जिसका मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर और पेंटिंग बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिक हो, तो वो कल्चरल साइट्स में आता है. नेचुरल साइट्स में लाइक जिसका बहुत ही अच्छा इकोलॉजी हो, इन्वायरमेंटली प्रोसेस, और वहां पे कुछ इंडेंजर्ड स्पीशीज हो, तो उसे हम किस में रखते हैं, नेचुरल हेरिटेज साइट में. और मिक्स में क्या होता है, इसमें दोनों एलिमेंट, आपका नेचुरल भी सिग्निफिकेंस होता है और कल्चरल सिग्निफिकेंस भी होता है. तो जब ये दोनों एलिमेंट्स यहाँ पर मिलते हैं, तो ये आपका क्या होता है, मिक्स्ड हेरिटेज साइट. ओके, इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया हैज 42nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंक्लूडिंग 34 कल्चरल प्रॉपर्टीज हैं, हमारी 42 है, और 7 हमारी नेचुरल प्रॉपर्टीज हैं, और 1 हमारी मिक्स्ड साइट है. इंडिया की बात करते हैं, इंडिया रैंक 2nd इन द एशिया पैसिफिक रीजन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, है ना. सो इंडिया हैज 57 साइट्स, जिसमें हम बात करते हैं जिन हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में अभी यहाँ पर है. सो इटली हैज अ मैक्सिमम साइट. जो हम इटली की बात करें, सबसे ज्यादा कहाँ की साइड है, तो इटली मैक्सिमम साइड है 59. उसके बाद चाइना में 57, इंडिया में 42 है. ओके, जर्मनी 52 एंड फ्रांस 52 एंड स्पेन 50. तो ये सारे 50 की लाइन में है. आप एक बार इसमें गो थ्रू करना है, आपको ज्यादा यहाँ पर वो नहीं है.
फिर हम बात करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की। तो ये कमेटी क्या है? ये रिप्रेजेंट करती है, इसमें 21 स्टेट पार्टीज इलेक्ट होते हैं एंड देयर जनरल असेंबली ऑफ यूनेस्को मीट्स वंस अ ईयर, साल में एक बार ही मिलते हैं और यहाँ पर लिस्टिंग करते हैं कि किसको यहाँ पर मतलब कि हेरिटेज साइट बनाना चाहिए, किसको यहाँ पर नहीं बनाना चाहिए। सो द कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटिंग द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, डिटरमाइनिंग द यूज ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज फंड। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड हेरिटेज फंड है ना, किस तरीके से असिस्टेंट प्रोवाइड करना है स्टेट पार्टीज को, फाइनेंशियल असिस्टेंट जो प्रोवाइड करना होता है, ये इस कमेटी का पूरा यहाँ पर काम होता है। द कमिटी ऑल्सो डिसाइड द एडिशन एंड रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टीज। तो मतलब किस प्रॉपर्टी को यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यहाँ पर लिस्टिंग करना है और किसको नहीं करना है ना। तो ये सारा काम भी किसका होता है? इस कमेटी का होता है। अहोम किंगडम के बारे में देखिए, ये देखिए ये वाला जो हमारा नदर्न ईस्टर्न वाला पार्ट है, इस पार्ट में आप देखेंगे ये दिस पार्ट जो ये अरुणाचल प्रदेश के साइड में, ये यहाँ पर क्या था? आपका अहोम किंगडम था। इस तरीके से इसमें ये यहाँ पर क्रोनेशन किया जाता है। ये जो मैदान इस तरीके से होते हैं, एक तरीके से पिरामिड जैसा इनका पूरा स्ट्रक्चर रहता है। ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज अ न्यू पुश इन द बे ऑफ बंगाल। ओके, जैसे कि हम बात करते हैं आसियान, अभी नेक्स्ट जो आर्टिकल है आपका वो आसियान से ही रिलेटेड है, छोटा सा आर्टिकल है। और दूसरा हम बात करते हैं बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की यहाँ पर समिट होने वाली है। बिम्स्टेक क्या है? आपका एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म अगर हम देखते हैं तो क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये है आपका बिम्स्टेक। ठीक है, अब ये हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? बिम्स्टेक हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें सारी जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं वो आ जाती हैं। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे क्लियर हुआ। सो देखिए इसकी जो स्टार्टिंग का भी देखेंगे, इंडिया होस्टेड द सेकंड बिम्स्टेक foreign minister retreat in New Delhi earlier this month with a focus on providing an informal platform for discuss way and means of cooperating and accelerating action and security connectivity trade investment within Bay of Bengal। तो यहाँ पर सेकेंड टाइम क्या हो रहा है? बिम्स्टेक की फॉरेन मिनिस्टर्स की यहाँ पर मीटिंग हो रही है, जिसमें ये एक इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें हम जो हमारी जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, कनेक्टिविटी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, किस तरीके से बे ऑफ बंगाल, मतलब जो हमारा विद इन द बे ऑफ बंगाल वाला, इसमें हम बात करते हैं आपका नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, तो ये जो कंट्रीज हैं यहाँ पर आती हैं, तो इनके साथ कैसे हम सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा एक्सेलरेट कर सकें और कॉपरेशन को इनहेंस कर सकें। ठीक है, यहाँ पर अब सितंबर में इसकी जो समिट है वो यहाँ पर होगी, फाइनल समिट, जहां पर बिम्स्टेक आफ्टर द पेंडेमिक, हम बात करें पेंडेमिक के बाद, कोविड-19 के बाद, ये पहली बार ऐसा होगा, मतलब कि फर्स्ट टाइम ऐसा होगा जिसमें बिम्स्टेक के जो लीडर्स हैं वो आपस में इन पर्सन यहाँ पर उनकी मीटिंग होगी। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे क्लियर हुआ। ये देखिए ये क्या करेगा, अगर बिम्स्टेक, ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, आपको यहाँ पे पता होगा, जो कि किसको डिवोटेड है? आपका बे ऑफ बंगाल। ठीक है, किसको डिवोटेड है? बे ऑफ बंगाल। इससे हमारा मेन पर्पस, मेन मोटिव ये है, जैसे कि एक हो जाता है इसमें आपके 7 जो डाइवर्स सेक्टर हैं उनसे हम इंक्लूड होंगे, जो भी हमारे इश्यूज हैं उनसे बात होगी, और चाइना की जो प्रेजेंस बे ऑफ बंगाल में ग्रो कर रही है, और ये जो प्रेजेंस है एक तरीके से बहुत ही पोटेंशियल थ्रेट पोज कर रही है, किसके लिए? न्यू दिल्ली के लिए, मतलब कि इंडिया के लिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, जितनी भी हमारे बिम्स्टेक के नेशंस हैं उनके साथ यहाँ पर आपको जो हमारा रिलेशन है उसको एनहेंस करने की, उसको कॉपरेशन को और ज्यादा एक्सेलरेट करने की क्या है हमें जरूरत। ओके, सो स्ट्रेंथनिंग टाइज विद बांग्लादेश एंड म्यांमार अकॉर्ड इंडिया द एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग इट्स लैंडलॉक्ड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन विद एक्सेस टू सी, इम्प्रूव टाइज विद म्यांमार एंड थाईलैंड। हमें यहाँ पे म्यांमार के साथ, थाईलैंड के साथ, इन कंट्रीज के साथ हमारे जो रिलेशन है उनको क्या करना है? इम्प्रूव करना है। ओके, और उसके साथ साथ यहाँ पे जैसे आसियान की भी क्या हो रही है? फॉरेन मिनिस्टर यहाँ मतलब की समिट यहाँ पर हो रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, जिसमें इंडिया भी एक तरीके से पार्टिसिपेट किया है। अब आसियान हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? हमारी जो नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी है ना, जिसके तहत हम क्या कर सकते हैं, जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, और साथ साथ जो सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन जो है, इसको हम क्या कर सकते हैं? इनहेंस कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है उन्होंने क्या कहा है, दैट बिम्स्टेक रिप्रेजेंट द इंटरसेक्शन ऑफ इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट आउटलुक, द एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड द सागर रीजन। अब इस रिट्रीट के 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, पहले पार्ट में क्या होगा, जो पहला सेगमेंट होगा उसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे बिम्स्टेक के साथ, उसमें मेनली क्या फोकस किया जाएगा कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन मेंबर स्टेट फोकसिंग ऑन एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट। अब देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि किस किस
टॉपिक पर किस किस पॉइंट पर यहाँ पर बातचीत की जा रही है। तो हम इन पॉइंट्स को ऑलरेडी डायरेक्टली लिख सकते हैं। लाइक डिजास्टर मैनेजमेंट, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, इंडिया ने क्या अनाउंस किया है कि सपोर्ट फॉर कैंसर रिसर्च ट्रीटमेंट, कि कैंसर रिसर्च ट्रीटमेंट में इंडिया सपोर्ट करेगा। और ई वीजा फॉर द पेशेंट्स एंड बिम्स्टेक स्टेट के जितने भी यहाँ पर नेशंस हैं, बिम्स्टेक के जो भी स्टेट्स हैं, उनके लिए ई वीजा प्रोवाइड किया जाएगा फॉर पेशेंट्स। उसके बाद श्रीलंका ने क्या प्रपोज किया है, इंक्लूजन ऑफ किडनी डिसीज, है ना, कि किस तरीके से किडनी डिसीज को हम यहाँ पर ऐड करेंगे, हम इससे निपट सकते हैं। उसके बाद है प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पर ट्रेड में इन्वेस्टमेंट, जिससे कि हम जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको और ज्यादा प्रमोट कर सकें। उसके साथ साथ कनेक्टिविटी, साइबर सिक्योरिटी, काउंटरिंग द ट्रैफिकिंग ऑफ नार्कोटिक एंड इलीगल आर्म्स। ये आपका फर्स्ट सेगमेंट में होगा। सेकंड सेगमेंट जो सेशन का सेकंड सेगमेंट होगा उसमें ये एक्सपेक्टेड है दैट कंट्री फ्रॉम द फोर्टकमिंग समिट वर डिस्कस। इसमें श्रीलंका ने अंडरस्कोर किया है मैप मिनरल रिसोर्सेज फाउंड इन अबेंडेंस द बिम्स्टेक कंट्रीज। बिम्स्टेक कंट्रीज जितनी भी है वहां पर मिनरल्स का अबेंडेंस बहुत ज्यादा, तो इसका पूरा एक मैपिंग की जाएगी। यहाँ पे वर्टिकल इंटीग्रेशन होगा, जिससे कि हम इसका जो प्रोडक्शन है स्पेसिफिक सेक्टर में, इकोनॉमिक्स में, इसका हमें फायदा मिल सके। ओके, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद फिर क्या है, बांग्लादेश ने क्या हाईलाइट किया, नीड फॉर कॉपरेशन इन ब्लू इकोनॉमी, कि ब्लू इकोनॉमी में हमें क्या है, कॉपरेशन की जरूरत है। और ये भी अर्ज किया है मेंबर स्टेट से कि ब्रीडिंग के टाइम पर हमें फिशिंग को क्या करना चाहिए, बैन करना चाहिए। ओके, जिससे कि ये जो डिप्रेशन हो रहा है उसको हम कम कर सके। उसके बाद भूटान ने क्या एक्सपाउंडेड किया है, कोलैबोरेशन इन टूरिज्म, कल्चरल एक्सचेंज। नेपाल ने यहाँ पर हाईलाइट किया है होल ऑफ रीजन अप्रोच द लेवरेज synergies among member state transform BIMSTEC into a result oriented regional form। तो यहाँ पर हमारा मोटिव ये है कि सिर्फ हम बातें ही नहीं, हम इसको रिजल्ट ओरिएंटेड रीजन भी यहाँ पर बना है। ये मीटिंग से क्या बिम्स्टेक जो है हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे साथ मल्टीलेटरल माइलस्टोन के साथ बायलैटरल मेरिट्स भी यहाँ पर मिलेंगे। जैसे कि म्यांमार के साथ जो हमारा कंसर्न है, जिसमें हम बात करते हैं डिस्प्लेस्ड पर्सन, नारकोटिक्स की और आर्म्स वगैरह की, जिसमें अक्रॉस द बॉर्डर ये सारी चीजें होती हैं, तो हम इस चीज को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस पर बातचीत हो सकती है ना। स्मूथली हम इस पर जो सप्लाईज है डेली एसेंशियल है, ये तीसरा जो प्रोजेक्ट है उस पर हम बातचीत कर सकते हैं। तो देखिए इसके साथ साथ क्या होगा, दिस ईयर मार्क्स अ डिकेड ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट एंड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसीज एंड थ्रस्ट ऑन बीम्स्टेक इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ न्यू दिल्लीज एफर्ट्स टू कंटिन्यू नर्चरिंग कोलैबोरेटिव ग्रोथ फॉर नेशनल एंड रीजनल वेलबींग। तो ये हमारा जो सारे इसमें हम हमारी जो इंडिया की एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है इस पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं, जिसमें जो बिम्स्टेक है हमारा एक थ्रस्ट बन सकता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम बिम्स्टेक के बारे में देखते हैं, व्हाट इज बिम्स्टेक। ठीक है, सो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन इज अ रीजनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है आपका। इसमें आपके 7 मेंबर्स हैं, कौन कौन से, 5 फ्रॉम साउथ एशिया देखेंगे और 2 फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें म्यांमार एंड थाईलैंड आते हैं। 5 कौन से हैं आपके, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका। ओके, इतना क्लियर हुआ। सो बिम्स्टेक नॉट ओनली कनेक्ट साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया बट ऑल्सो इकोलॉजीज ऑफ ग्रेट हिमालयाज एंड द बे ऑफ बंगाल। जेनेसिस की बात करते हैं, जेनेसिस क्या होता है, बिम्स्टेक ने ये क्या था, दिस सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू बीइंग इन 1997 थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो बैंकॉक डिक्लेरेशन होता है जिसके तहत आपका बिम्स्टेक आता है। इनिशियली इसके जो मेंबर स्टेट थे वो क्या थे, बिस्टेक है ना, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड यहाँ पर पहले थे, बिस्टेक थे। ओके, उसके बाद इसको 1997 में इसको रीनेम किया गया, जब से इसमें म्यांमार भी आ गए, तो ये क्या हो गया आपका बिम्स्टेक। ओके, सो इसके बिम्स्टेक की बात करते हैं, इसमें मेन हमारा फोकस क्या क्या होगा, लाइक मैरीटाइम सिक्योरिटी, मेंटेनिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी नेटवर्क एंड टूरिज्म, डिजास्टर मैनेजमेंट लाइक साइक्लोन प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम, ये सारी कल्चरल कनेक्टिविटी, क्योंकि दीज कंट्रीज आर कल्चरली कनेक्टेड टू वन और थ्रू, फूड सिक्योरिटी, रोहिंग्या क्राइसिस, कनेक्टिविटी जो इश्यूज है, ये सारे हमारे क्या है, पर्पस है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये एक ब्रीफ ओवरव्यू है जिसमें आप ले सकते हैं कब आता है एग्जिस्टेंस इन 1997 थ्रू अ बैंकॉक डिक्लेरेशन। अब हम बिम्स्टेक की बात करते हैं, ये 1.5 बिलियन लोगों को एक साथ लेकर आता है, मतलब ये जो कंट्रीज हैं कंबाइन करें इन सारी कंट्रीज का जीडीपी तो इट इज 2.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर में है। हमारी ये जो बिम्स्टेक है वो 21% ऑफ वर्ल्ड की पॉपुलेशन को यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर सामने लेकर आता है। ठीक है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड क्या है इसके मेंबर स्टेट्स हैं। ओके, सो ये हो गया।
प्रिंसिपल्स क्या है, लाइक सोवरेन इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंटरडिपेंडेंस है, नो इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, कि आप इंटरनल अफेयर्स में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, म्यूचुअल बेनिफिट्स होगा, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। अब इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो देखिए ये क्या करता है, हमारी जो 3 कोर न्यू पॉलिसीज हैं, कोर पॉलिसीज लाइक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जिसमें हमारे जो नेबर्स हैं उनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे होना चाहिए। दूसरी एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसमें हम साउथ ईस्ट एशिया से क्या कर रहे हैं, इंडिया कनेक्ट हो रहा है, उसके साथ साथ नदर्न ईस्टर्न स्टेट्स के साथ यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना। ऑल्सो चाइना की जो प्रेजेंस इस रीजन में यहाँ पर बढ़ रही है, और विद दैट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मूवमेंट के साथ हर एक रीजन में हम देख रहे हैं, लाइक श्रीलंका में देखिए, भूटान, नेपाल, हर जगह चाइना क्या कर रहा है, अपने इस BRI प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर इन कंट्रीज का अपने तरफ इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ये एक बहुत बिम्स्टेक क्या है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। उसके साथ लाइक सार्क की बात करते हैं, है ना, तो सार्क में आपका क्या है, जैसे कि सार्क डिसफंक्शनल क्यों है, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान है, इसलिए वो अभी थोड़ा डिसफंक्शनल है। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है जहां पर हमारे नेबर्स के साथ हम अच्छे से इंगेज कर सकते हैं। आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आसियान कॉर्नस्टोन ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जयशंकर। अब आसियान की यहाँ पे समिट, मतलब कि जो फॉरेन मिनिस्टर समिट हो रही है, उसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने ये कहा है कि आसियान क्या है, हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का क्या है, कॉर्नस्टोन है ना, कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो हियर इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड इट्स इंडो पैसिफिक रीजन, यहाँ पर क्या है, एज ए सॉट टू एक्सपेंड कॉपरेशन विद द ब्लॉक। तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि आसियान के साथ हमारे कॉपरेशन क्या हो, एक्सपेंड हो। ओके, सो अभी तो देखिए ये सारी चीजें यहाँ पर चल ही रही हैं। अब हमारे लिए क्या हो जाता है, ये ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, आसियान। सो द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज established to promote political, social stability and amid rising tension among the Asia Pacific and post-colonial states. Okay. 8 अगस्त को आसियान डे की तरह हम सेलिब्रेट करते हैं। आसियान का मोटो है 1 रीजन 1 आइडेंटिटी एंड 1 कमिटी। आप लोगों को ये याद रखना है कि इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है, ठीक है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान। कौन कौन से हैं मेंबर्स, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया। जेनेसिस कब होता है, ये 1967 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ओके, इसको अभी बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत ही इसको साइन किया गया था। इसके फाउंडिंग मेंबर्स की बात करते हैं, फाउंडिंग फादर कौन कौन है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। और ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इसमें, तो ऑब्जेक्टिव यही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट होना कंट्रीज के बीच में, जो भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है ना, यहाँ पे पीसफुल कम्युनिटी और प्रॉस्परस हो आपकी। सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, इसका सिग्निफिकेंस ऐसा आ जाता है कि 3rd लार्जेस्ट मार्केट है इन द वर्ल्ड, लार्जर देन EU एंड नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। उसके बाद इन कंट्रीज की बात करते हैं तो 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड 3rd इन एशिया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है किसके साथ, विद चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। और 4th मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है आपका ये ग्लोबली, कौन, आसियान। तो ये आपके आसियान ग्रुपिंग है। एक बार आप मैप में देख लीजिए, आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो ये लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, ये आपका थाईलैंड हुआ, ये सिंगापुर हुआ, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। तो ये आपकी आसियान ग्रुपिंग है। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर होगा। तो आज के न्यूज़पेपर में देखिए इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट फॉर ऑल टुडे, थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।